नमस्कार दोस्तों, मैं आरपी चतुर्वेदी आज आपके सामने इतिहास का सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने आपको पाषाण काल के बारे में मैंने आपको बताया था, और जो आज का जो बिंदु है मैंने थोड़ा इंगित भी किया था आपको। उसी वीडियो में मैंने थोड़ा सा परिचय कराया था, बहुत मामूली, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। मैंने आपको बताया था कि पाषाण काल के बाद जो भारत में सभ्यता आई और जिस सभ्यता का मैचिंग यानी कि जो मिलान है वो हम कर रहे हैं वर्तमान परिवेश से। चूँकि यह जो सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता, वह वर्तमान परिवेश से काफ़ी मिलती जुलती सभ्यता है। अब हम लोग जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, इसका एक एक चीज़, एक एक पहलू पे हम लोग ध्यान देते हुए चलेंगे, और इसमें से जो है बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में मिल जाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग एकदम केयरफुल हो के देखिए। बहुत लंबा नहीं है, बहुत बेहतरीन चीज़ आपको मिलने वाला है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता आखिर में इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा। सिंधु एक नदी का नाम है। इस नदी के किनारे बसे होने के कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ा। अब देखिए, जो घाटी है हमने आपको बताया था नहीं है। घाटी क्या होता है कि जब किन्हीं दो पहाड़ों के बीच में जब कोई नदी बहती है उसे ही हम कहते हैं घाटी, वैली। और जो इसका आकार है वो हम आपको विधिवत ज्योग्राफी के चैप्टर में आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा जानकारी जरूरी है ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ जाए कि यह सभ्यता किस प्रकार से बसी हुई थी। जो घाटी है, हमने बताया कि पहाड़ों के बीच में नदियां जो बहती हैं वही घाटी कहलाती है। तो यह जो सभ्यता थी सिंधु घाटी, वो सिंधु नदी के किनारे बसी थी, घग्घर नदी के किनारे थी, और एक और नदी थी जिसका नाम है सरस्वती नदी। इन्हीं नदियों के बीच में यह सभ्यता बसी थी, लेकिन मूलतः जो सभ्यता थी वो थी सिंधु नदी के किनारे। इसलिए इस सभ्यता का नाम पड़ा सिंधु घाटी की सभ्यता। ये तो रहा कि इसका नामकरण ऐसे हुआ। अब इस सभ्यता की खोज किस प्रकार से हुई, थोड़ा सा ध्यान हम आपका उधर आकृष्ट करेंगे कि यह सभ्यता आखिरकार सबसे पहले इस दुनिया में कैसे आई। यह जब सभ्यता आई तो पूरे विश्व के लिए क्रांति की बात थी, क्योंकि विश्व की अन्य सभ्यताएं जो थीं उनको माना जाता था कि वो सबसे पुरानी हैं और बहुत टेक्नोलॉजी में आगे हैं या बहुत सारी चीज़ों में विकसित हैं। भारत के लिए हमने आपको बताया भी था कि भारत के लिए यह जो सभ्यता है, इसके पहले माना जाता था कि जो वैदिक कालीन सभ्यता है वही भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1921 के बाद जब इस सभ्यता का जन्म भारत में हुआ, यानी कि यह सभ्यता आई, तो यह धारणा खत्म हुई और सिंधु घाटी की सभ्यता ही सबसे पुरानी और विकसित सभ्यता भारत के लिए कहलाई। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, जो दुनिया की अन्य सभ्यताएं हैं उनके साथ इसकी तुलना की जाती है, तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है विश्व की सभी सभ्यताओं को पीछे छोड़ते हुए काफ़ी विकसित मानी गई है। इसके साथ ही साथ हम लोग को जानना यह जरूरी है कि इसके साथ साथ और विश्व की कौन सी सभ्यताएं थीं। तो इसके साथ की जो सभ्यता थी वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसके बाद से नील नदी की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, चीन की सभ्यता, इसके समकालीन सभ्यताएं थीं। परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन और कौन सी विश्व की सभ्यताएं हैं, तो आपका आंसर यही है सुमेरियन सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, नील की सभ्यता। तो ये सब जो है इसके साथ की सभ्यताएं थीं। अब तो ये रहा कि यह सभ्यता किसके साथ साथ पली बढ़ी। अब हम लोग को ये जानना है कि आखिर ये सभ्यता किस प्रकार से भारत में आई
और सबसे पहले खोज इस सभ्यता की किसने किया? तो जो दयाराम साहनी हैं, भारत उस समय स्वतंत्र नहीं था। तो थोड़ा सा हम लोग भारतीय पुरातत्व विभाग पे नज़र डालते हैं कि क्या क्या सिस्टम इसका था। तो देखिए, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता हैं उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय। यानी परीक्षा में देखिए एक एक स्टेप आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय हैं। फिर जो है यह प्रश्न पूछता है परीक्षा में कि आखिर में किसके समय में और किसके सहयोग से यह सभ्यता भारत में आई। तो याद होगा, हिस्ट्री भी है ये, लॉर्ड कर्जन बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है भारत के लिए, क्योंकि यहाँ से एक और प्रश्न बना देते हैं कि लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। तो देखिए यहाँ से याद करेंगे, अब 1906 में लॉर्ड कर्जन ही यानी कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना का जो श्रेय है वह लॉर्ड कर्जन महोदय को जाता है। अब देखिए ये हो गया, उसके बाद से स्थापना हो गया, ये सब चीज़ें जब भारत में हो गई तो 1921 में जब हम लोग आते हैं तो देखते हैं कि उस समय जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसके निर्देशक थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक थे। देखिए कि कितने प्रश्न तैयार हो गए। अब आगे बढ़ते हैं तो 1920-21 के समय की बात है कि जो दयाराम साहनी जी ने 1921 में इस सभ्यता की खोज की। क्या था? तो देखिए, जो भारत में रेलवे है उसका कार्य बड़ा तेजी के साथ चल रहा था। तो पाकिस्तान भी भारत में ही सब कुछ एक ही था, तो उस समय रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो उस समय रेलवे लाइन बिछाई जाने के कारण ईंटों का प्रयोग हो रहा था। तो एक टीला होता है, उन टीलों से जो मजदूर थे ईंटों को लेके आ रहे थे। तब तक देखे जब वो सभ्यता दिखाई दी, नीचे सीढ़ी वगैरह तमाम चीज़ें हटा ईंटा, तो जॉन मार्शल को सूचना गई और जॉन मार्शल ने वहाँ जो है खुदाई प्रारंभ करा दिया उन्होंने। तो यही हमारे दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, यही दोनों लोगों को चिन्हित किया गया और जिम्मेदारियां दी गई कि भाई आप लोग इस सभ्यता का उजागर कीजिए। और इस प्रकार से इस सभ्यता की खोज हुई और दयाराम साहनी ने इसका खोज किया। दयाराम जो साहनी है वो उनका जो जन्म स्थान है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। और उसके बाद से माधव स्वरूप भी उनके साथ थे। तो 1921 में इस सभ्यता की खोज हुई। फिर 1922 में हम लोग आए तो राखल दास बनर्जी, ये भी मुर्शिदाबाद यानी कि पाकिस्तान के मुर्शिदाबाद स्थान के भी हैं। तो इनका जो जन्म 1885 में हुआ था, ये भी इतिहासकार थे बहुत अच्छे। तो राखल दास बनर्जी ने भी क्या किया कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। उसके बाद तमाम सभ्यताएं सामने आई, जैसे कालीबंगा, चहुंदड़ो, लोथल, इस प्रकार की तमाम सभ्यताएं हैं जो सामने हमारे आई। और राखल दास बनर्जी ने, यहाँ से प्रश्न पूछता है कि भाई मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? तो राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। और जो मोहनजोदड़ो है उसका नाम क्यों मोहनजोदड़ो पड़ा? देखिए, जो मोहनजोदड़ो शब्द है वह एक सिंधी शब्द है। कौन सा शब्द है? सिंधी शब्द है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ पर जब खुदाई उत्खनन कार्य हुए तो बहुत सारे मृतकों के शव मिले, जिससे इतिहासकारों ने कहा मृतकों का टीला, इसलिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो ये जो दो मुख्य जो इतिहासकार हैं जिन्होंने एक बड़ी सभ्यता का खोज किया, छोटा सा परिचय था। इसके बाद से देखिए, यह जो सभ्यता थी, हमको ये देखना है कि यह सभ्यता आखिर कहाँ कहाँ तक चारों तरफ फैली थी। तो देखिए, यह जो सभ्यता है वह पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण हर जगह फैली हुई थी। तो जो उत्तरी क्षेत्र है इसका वो था जम्मू और कश्मीर, जिसे कहते हैं हम मांडा। एक जगह है मांडा जम्मू कश्मीर में, तो मांडा में यानी कि इसका उत्तरी क्षेत्र आता है।
फिर जो दक्षिणी इसका जो छोर है वो है दैमाबाद, जो इस वर्तमान में है महाराष्ट्र में। यानी आपके दिमाग में आया कि जो सभ्यता थी वह जम्मू कश्मीर में थी और फिर थी दैमाबाद यानी कि महाराष्ट्र बम्बई में, आधुनिक नाम मुंबई है उसका। फिर हम लोग जाते हैं पूर्वी के तरफ की, पूर्व में क्या था, तो सूतका गेंडोर एक प्राचीन नाम है, सूतका गेंडोर, ठीक है। तो सूतका गेंडोर यानी कि बलूचिस्तान, अब आप समझ गए होंगे बलूचिस्तान। तो जो इसका जो आपका पूर्वी क्षेत्र था वो था बलूचिस्तान। और फिर हम पश्चिमी क्षेत्र की तरफ जाते हैं तो वो जगह था मेरठ। कौन सा जगह था? मेरठ, जिसका नाम था आलमगीरपुर और जो आधुनिक है वो है मेरठ। तो ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों तरफ ये सभ्यता फैली हुई है। और इस सभ्यता की क्या मुख्य विशेषता थी इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। ये रहा कि यह सभ्यता किस प्रकार से थी और कौन लोग खोज किए, किस प्रकार से खोज हुई।